हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ना, हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर 2 है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो डियर हम लोग क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक को जो है कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्लास 6, 7 जो है ऑलरेडी बहुत हम लोग कर चुके हैं। क्लास 8 अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग इसका सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो डियर हम लोग यहाँ पे ना एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सीटेट में जो है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग के लिए 6, 7, 8 की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। और डियर जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में भारी मात्रा में पेपर 2 में बच्चे जो है आपका डिसक्वालीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जितने भी क्वेश्चन रहता है वो आपको एनसीईआरटी की बुक से ही मिलता है। ठीक है, तो अगर आप सीटेट के लिए अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे ये जो है आपका एनवीएस, केवीएस, पीपीसी के लिए भी काफ़ी रिलेवेंट होगा। जैसे कि अगर आप पीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो डियर आपका जितने भी क्वेश्चन होगा ये आपका ना एनसीईआरटी से मिलेगा या आपका बिहार स्टेट बोर्ड से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डियर देखिए, सूक्ष्म जीव कहते किसको है, तो ये ऐसे जीव को कहते हैं ना जिसको हम लोग बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। यानी अगर हम आँख से देखना चाहें ना तो वो हम लोग को दिखेगा ही नहीं, उसको देखने के लिए हम लोगों को यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग इसका उदाहरण बोले डियर, तो जैसे कि आप वर्षा ऋतु के समय देखते होंगे रोटी या ब्रेड जो होता है सड़ जाता है तो उसके ऊपर जो रहता है काले काले धब्बे लग जाते हैं। अगर आप उसको यंत्र से देखना चाहेंगे तो आप वहाँ पे आपको बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें ना तो बरसात के समय जो पानी होता है ना, जो आपका नदी या तालाब, जो पोखरे में जो पानी आपको दिखाई देगा, तो अगर डियर उसको आप ले लीजिए और उसको स्लाइड में दीजिएगा। देखिए, एक बूंद से पानी लीजिए और उसको स्लाइड में देखिए, आपको उसमें लाखों जो है सूक्ष्म जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो डियर यहाँ पे हम लोग सूक्ष्म जीव को ना 4 वर्गों में बांटते हैं। एक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ऐसे हम लोग ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। तो डियर ये जो विषाणु होते हैं ना, ये सब सूक्ष्म जीव से अलग होते हैं, क्योंकि ये जो रहता है ना केवल परपोषी में ही गुणन करता है। जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी और पोलियो, खसरा, ये सब कुछ ऐसी बीमारी होती है ना जो कि आपको वायरस यानी विषाणु के द्वारा ही होता है। तो याद रखिएगा, विषाणु वायरस को कहते हैं और विषाणु ये कुछ बीमारी है जो खासकर से वायरस के कारण होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं जो फ्लू होता है ना या तो वायरल इन्फेक्शन है कहते हैं। ठीक है ना, यानी ये एक दूसरे से फैलता है। ठीक है, इसके अलावा मलेरिया कैसा है डियर, तो ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड और क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, ये आपका जीवाणु रोग है। ठीक है, तो ये सब जो है याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की में जितना भी आपको डिफाइन दिया हुआ रहता है ना वो सब इम्पॉर्टेंट रहता है। तो डियर यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस के बारे में देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। डियर दही को जमाने के लिए जब दूध जो रहता है वो दही में जम जाता है ना, तो पता है ये दही किसके कारण जमता है, ये लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दही किस दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, तो उसका नाम क्या आपका लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए डियर, जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि ईस्ट जो रहता है ना, हम लोग जो रोटी और ब्रेड जो बनता है ना उसमें जो फल्फिनिस आता है ना, वो किसके कारण आता है, तो वो आपका ईस्ट के कारण आता है। किसके कारण आता है, ईस्ट के कारण आता है। ईस्ट जो रहता है ना डियर, बहुत ही तेजी से वो ग्रो करता है। जब वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, यानी जब ये श्वसन करता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कब होता है, तो यानी ईस्ट जब मतलब कि श्वसन लेता है तो उसके दौरान क्या उत्पादन करता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देता है। तो ये जो बुलबुला निकलता है ना डियर, इसी के कारण वो जो फल्फिनिस आता है ना ब्रेड में, ये उसी के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, ईस्ट के कारण होता है, क्योंकि ईस्ट जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, निकालता है, और इससे क्या होता है, ये गैस एक तरह का बुलबुला निकलता है, और इसी के कारण उसमें जो होता है वो फूल जाता है, वो ब्रेड हुआ और ये सब जो रहता है ना वो उसमें फ्लफीनेस आ जाता है और वो सब जो रहता है फूल जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। देखिए, वाणिज्यिक उपयोग मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी जो मतलब कि ये हुआ कि
अल्कोहल का जो यूज़ होता है, ठीक है, और शराब एवं एसिटिक एसिड का, तो इसका भी उत्पादन में जो डियर ये सूक्ष्म जीव रहता है ना, बहुत ही उपयोग होता है। इसलिए इस सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग है, मतलब ये इसका जो है इकोनॉमिकली ये हम लोग के कंट्री के लिए जो रहता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसी के कारण जो रहता है इस सब चीज़ का उत्पादन होता है। ठीक है, देखिए चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ईस्ट द्वारा जो है आपका अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये गंध अल्कोहल की ही है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन का ये प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया होता है ना, जैसे कि हम लोग मतलब आपका अल्कोहल को ये करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग इसको मतलब डिकम्पोज करते हैं, सराते हैं, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका फर्मेंटेशन कहते हैं। तो देखिए चीनी की अल्कोहल में परिवर्तन करना, जो ये चीनी है ना उसको जब हम लोग अल्कोहल में परिवर्तन करते हैं तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन, उसको हम लोग किण्वन भी कहते हैं। देखिए लुई पॉसेज ने किण्वन की खोज जो है कब की थी? 1857 में की थी। ठीक है, तो 1897 में याद रखिएगा, लुईस पेस्टर ने किण्वन की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों की औषधि उपयोग। अब डियर ये जो है ना औषधि मतलब होता है दवाई, ठीक है, तो ये जो रहता है औषधि के लिए भी काफ़ी जो रहता है बेनिफिशियल होता है। जैसे कि आप पेनिसिलिन सुने होंगे, ठीक है, तो ये जो पेनिसिलिन है ये आपका किससे बना है? तो इसी सूक्ष्म जीव से बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए इन औषधियों का स्रोत जो रहता है सूक्ष्मजीव होता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है, और इस प्रकार की औषधि को हम लोग प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या हो गया डियर? तो ऐसी एंटीबायोटिक हम लोग ऐसी औषधि को कहते हैं ना जो कि क्या करता है, सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देता है और उसकी वृद्धि को रोक देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग प्रतिजैविक भी कह सकते हैं, और प्रतिजैविक याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये जो है कुछ आपका एंटीबायोटिक का नाम है, कुछ प्रतिजैविक है जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित करते हैं। किससे हम लोग निकालते हैं? यानी जीवाणु और कवक से निकालते हैं। तो इस सब का नाम याद रखिएगा। ये औषधि का, इस मेडिसिन, ये दवाई का स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि आपका कवक और जीवाणु से जो रहता है उत्पादन किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजीव का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी ये जो है सूक्ष्मजीव से हम लोग उत्पादन करते हैं, और अलग अलग मतलब की बीमारी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पेनिसिलिन भी जानते होंगे, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। जब कभी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिजीवी की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत जो है ये आपका क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो पेनिसिलिन भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे है 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, पेनिसिलिन का डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फूफंद की छोटे बीजाणु देखे, और उन्होंने पाया कि ये फूफंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, और ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फूफंद द्वारा मारे गए, और इस प्रकार फूफंद से पेनिसिलिन बनाई गई। क्लियर है यहाँ पे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या देखे कि जीवाणु रोगों से, यानी जीवाणु के रोगों से बचाव करने के इसके लिए, ठीक है ना, ये क्या देखे कि फूफंद जो है ना, ये फूफंद जो है ये किसको, जीवाणु को जो रहता है नष्ट कर दे रहा है। तो इस प्रकार जो है फूफंद से ये क्या बना लिए? पेनिसिलिन बना लिए। क्लियर? यहाँ पे फूफंद से क्या बनाए थे? पेनिसिलिन बनाए थे। और ये जो फूफंद है ना, ये जीवाणु से कोई जीवाणु को जो है ये आपका नष्ट कर दे रहा है, इसकी वृद्धि को रोक रहा है, इसको खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फूफंद से पेनिसिलिन निकाला गया, और ये किस रोग को का इलाज है? तो जीवाणु के द्वारा जो रोग हो रहा है उससे इसका बचाव किया जा रहा है। कब किया गया था? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था।
देखिए, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग जो पशु के आहार में जो है और कुक्कुट के आहार में हम लोग प्रतिजैविक मिलाते हैं, एंटीबायोटिक डालते हैं। इससे क्या होता है ना, ये सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकता है। प्रतिजैविक का उपयोग जो रहता है कुछ पौधों का कुछ पौधों के रोग को भी जो रहता है ये आपका नियंत्रण करता है। मतलब पेड़ पौधे में भी जो बीमारी होती है ना, उसके लिए भी ये जो रहता है मतलब लाभदायक होता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवा लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एंड फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये देखो विषाणु द्वारा होता है। तो ये समझ में आ गया डियर कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम लोग हमेशा नहीं, हर समय नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको सर्दी है, खांसी है, तो इसके लिए आप प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ क्योंकि ये जो रोग होता है ना, ये विषाणु के द्वारा होता है। तो हम लोग को उसी समय करना चाहिए जब डॉक्टर का सलाह हो। ठीक है ना, और जब उस बीमारी हो, क्योंकि इसके अलावा अगर हम लोग इसको करते हैं तो हम लोग के शरीर में ऐसे भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जो है उपयोगी है, तो उसको वो क्या करता है, नष्ट कर देता है। और जब फिर हम बीमार पड़ेंगे और तब हम इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, वैक्सीन जिसको हम लोग टीका कहते हैं, सीसीयू एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को ये भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। तो ये आपको पता होगा, जैसे कि हम लोग टीका भी जो लगाया जाता है बच्चों को, ठीक है, ये इसलिए लगाया जाता है कि वो जो टीका जो रहता है, जो शरीर में जो बीमारी होती है ना, जो जब उससे जो रहता है उसको वो बचाव करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर कोई भी रोग कारक सूक्ष्म जो रहता है हम लोग के बॉडी में जैसे ही प्रवेश करता है तो हमारा शरीर जो रहता है ना, ये प्रतिरक्षी उत्पन्न करने लगता है और वो उसी समय उस सूक्ष्म जीव को क्या करता है, मार देता है। ठीक है, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं जो है उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देता है। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए जो रहता है बना रहता है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारे शरीर को जो रहता है सदा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो है हम आपके इस प्रकार टीका जो रहता है वैक्सीन कार्य करता है, जैसे कि हैजा हो गया, श्रेय हो गया, चेचक हो गया अथवा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारी को वैक्सीन टीके के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, तो टीके में देखिए कौन कौन से टीका, जैसे हैजा हो गया, श्रेय हो गया, चेचक हो गया और हेपेटाइटिस हो गया, इसमें जो है हम लोग टीका लगाते हैं और ये सब बीमारी को टीका के द्वारा जो है रोका जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चेचक के टीके ने किसने खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने। कब किया था, तो 1758 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। क्लियर है ना। तो आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों में रक्षा करने के लिए टीके दिए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कि किस किस रोग के लिए टीका दिया जाता है ये बताना है। ठीक है, देखिए पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। जैसे कि आपको पता होगा कि पोलियो जो है 5 साल तक के बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, चेचक के विरोध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी कोरोना के टाइम में वैक्सीन लिए थे ना। ठीक है, तो
इससे क्या हुआ, वो जो सूक्ष्म जीव है उसको वो नष्ट करने के लिए नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे सूक्ष्म जीव के लिए टीके का उत्पादन किया जा रहा है और भारी मात्रा में जो है लोगों को अनेक लोगों से जो है अनेक रोगों से जो है बचाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। देखिए मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दें कि डियर यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो नाइट्रोजन जो रहता है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं लेता है। तो ऐसा लेग्यूमिनस प्लांट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फलीदार पेड़ पौधे कहते हैं, उसका रूट में उसका जो जड़ होती है ना, इसमें एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजोबियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिजोबियम कहते हैं। तो ये जो रिजोबियम जो रहता है ना, ये आपका एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है आपका नाइट्राइट उपयोगी नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस जिसका नाम है नाइट्राइट और नाइट्रेट है। ठीक है, तो इसमें ये कन्वर्ट कर देता है और इसको फिर ये प्लांट जो रहता है कंज्यूम करता है। ठीक है, यानी लेता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग फलीदार पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो वहाँ का जो मिट्टी रहता है ना उसका जो मतलब कि उर्वरता जो रहता है ना बढ़ जाता है। उसके बाद जो है हम लोग दूसरे पेड़ पौधे लगाते हैं, तब हम लोगों को वहाँ पे नाइट्रोजन की उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कैसा पेड़ पौधे लगाने के बाद लगाते हैं, तो फलीदार पेड़ पौधे में जैसे आपका दाल हो गया, चना हो गया, इस तरीके के पेड़ पौधे जो रहता है ये मिट्टी की उर्वरता की वृद्धि को बढ़ाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण की शुद्धिकरण। तो डियर यहाँ से जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा इंटेंशन है ये डियर कि हम जो भी करें ना वो एक एक चीज़ को डिस्कस करें, ताकि हमारे सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, किसी भी कंपटीशन के लिए आपका हेल्पफुल हो। और जब इसका हम लोग MCQ करेंगे ना, तब आप देखिएगा कि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और डियर हम एक बार ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं बिहार स्टेट का, अगर BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि NCERT की बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो डियर हम फिर मिलते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हो ना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।